ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमा 21 फरवरी के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। गजा से वापस भेजी गई लाश श्री बीबस की नहीं है, इस्राएली फौज का दावा। They have clearly sent back an anonymous body, a body that can't be identified. क्रेमलिन के तर्जुमान का कहना है कि रूस और अमेरिका के माबैन हर सतह पर मुज़ाकरात बहाल होंगे। Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит. क्या हमास के साबिक सरबराह याह्या सिनवार की लाश को इसराइल प्रेशर कॉर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है? मजीद ये कि इसराइल में 3 बसों में धमाके। इसराइली पुलिस का कहना है कि ये दहशतगर्द हमला था। Afternoon, another suspected terror attack near Tel Aviv today. It's being called the most coordinated and ambitious attack in Israel since October 7th, 2023. टोरंटो में हादसाती लैंडिंग करने वाली परवाज के तमाम मुसाफिरों के लिए हजारों डॉलर का इनाम। We are providing a third update this morning on yesterday's events as the accident transitions to the investigation phase, and I will share more on that investigation phase and what to expect shortly. पाकिस्तान के शहर कोयटा में तशद्दुद के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक। जी, पुलिस के मुताबिक कोयटा के नवाही इलाके शाबान में पुलिस और महकमा जंगलात के नाके पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया है। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में पुलिस के हेड कांस्टेबल शमसुल इस्लाम और कांस्टेबल मोहम्मद रमजान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जबकि कांस्टेबल आसिफ रजा और साहिबजादा मोहम्मद हनीफ जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। कातिल नामालूम, मकतूल नामालूम। पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा में मिलने वाली सरकटी लाश का मुइम्मा कैसे हल हुआ? लंदन की मसाजिद में मेनोपाज पर गुफ्तगू, खेल, वर्जिश और अकेलेपन में दोस्तों का एहतमाम। आप आखिरी बार मस्जिद कब गए थे? जुमे की नमाज पढ़ने, या शायद आप बाकायदगी से फजर और इशा के लिए जाते हो? अभी नमाज का वक्त तो नहीं है, पर मैं भी बस मस्जिद की तरफ ही निकल रही हूँ। एक सेशन अटेंड करने जा रही हूँ, मेनोपॉज पर। चलें? एक मच्छर मारने पर $2 नकद इनाम। सारिफ कहता है कि अगर मच्छर का सिर्फ एक पर हो तो क्या इनाम नहीं मिलेगा? जानिए उन मजहबी अकीदतमंदों के बारे में जो रोजा रख कर मौत को गले लगा लेते हैं। ये प्रथा है संतारा या संगलेखना की, जिसका मतलब है मौत को स्वीकार करके धीरे धीरे अपने शरीर को त्याग देना। इन मौज़ूआत के अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन का हिस्सा है, मगर हमेशा की तरह पहले आलमी खबरों का खुलासा। इसराइली फौज का दावा है कि जुमेरात को गजा से इसराइल वापस लाई गई 4 लाशों में से एक लाश वो नहीं है जिसके मुतल्लक हमास ने दावा किया था कि ये यरगमाल खातून श्री बीबस की है। 33 साला श्री बीबस और उनके 2 बेटे एरियल और कैफीर, जिनकी उम्रें अब 5 और 2 साल होती, की हलाकत की खबर ने इसराइल में बहुत से अफराद को गमज़दा कर दिया था। इसराइल की दिफाई अफवाज IDF ने बीबस खानदान को इतला दी है कि उनके बेटों की लाशों की शिनाख्त हो चुकी है, क्योंकि हमास ने जुमेरात को उनकी बाकियात इसराइल के हवाले की थी। ताहम इसराइली फौज का दावा है कि तीसरी लाश उन बच्चों की वालिदा श्री बीबस की नहीं है। फौज ने हमास से उनकी लाश समेत बाकी तमाम यरगमालियों की वापसी का मुतालबा किया है, लेकिन हमास ने इसराइल के इस दावे पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। IDF ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, शनाख्त के अमल के दौरान ये तस्दीक हुई कि वापस की गई लाश श्री बीबस की नहीं है और ये किसी और यरगमाली की भी नहीं है, बल्कि ये एक नामालूम लाश है जिसके मुतल्लिक हम नहीं जानते कि वो कौन है। और ये हमास की तरफ से इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जी है जो मुआहिदे के तहत हलाक होने वाले 4 यरगमालियों की लाशें वापस करने की पाबंद है। हम मुतालबा करते हैं कि हमास हमारे तमाम यरगमालियों के साथ श्री को भी वापस करे।
IDF का ये भी दावा है कि इंटेलिजेंस और फ्रांसिक तहकीकात के मुताबिक ये दोनों बच्चे नवंबर 2023 में कैद के दौरान कत्ल कर दिए गए थे। दूसरी जानिब हमास का दावा है कि ये बच्चे और उनकी वालिदा इसराइली बमबारी में मारे गए थे। श्री एरियल और कैफीर बीबस 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमलों के दौरान यरगमाल बनाए गए थे। उस वक्त उनकी उम्रें 32 साल, 4 साल और 9 माह थीं। बच्चों के 34 साला वालिद यॉर्डन बीबस को हमास ने 1 फरवरी को रिहा कर दिया था। जैसे जैसे हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों और कैदियों के तबादले का अमल आगे बढ़ा, हमास के साबिक सरबराह याह्या सिनवार की लाश की किस्मत के बारे में भी बात हो रही है। सऊदी अल अरेबिया चैनल ने मुज़ाकरात के अमल के करीबी ज़राए के हवाले से बताया था कि हमास ने मुआहदे के इब्तिदाई मरहले में सिनवार की लाश के उसूल के लिए मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी। इसराइली मीडिया के दावों के मुताबिक हमास की इस कोशिश को इसराइल ने मुस्तरद कर दिया था। ताहम ये भी कहा गया कि इसराइल और हमास ने अभी तक इस मामले पर सरकारी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है। अब जब इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों और लाशों का तबादला हो रहा है, तो याह्या सिनवार की लाश की बाजियाबी के इम्कान के बारे में क्या तवक्को है? क्या ऐसा मुस्तकबिल करीब या बईद में होने का इम्कान है या फिर ये मुमकिन ही नहीं? इन सवालों का जवाब चंद ही रोज में मिल जाएगा। मास्को ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के उस बयान को कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी गलत मालूमात की दुनिया में रह रहे हैं जो रूस की बनाई हुई है, पर सख्त रद्द अमल दिया है। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने जुमेरात को ज़ेलेंस्की के बयान को नाकाबिल कबूल करार दिया है। पेस्कोव ने कहा कि हालिया महीनों से यूक्रेनी हुकूमत के अक्सर नुमाइंदे दीगर मुमालिक के सरबराहान के बारे में नाकाबिल कबूल बयानात दे रहे हैं। अमेरिका के साथ रूस के हालिया ताल्लुकात पर बात करते हुए पेस्कोव ने कहा कि रूस अमेरिका के माबैन हर सतह पर मुज़ाकरात बहाल होंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप और पुतिन की फोन कॉल ने मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान 3 साल से जारी बराह रास्त राब्ते के तातुल को ख़त्म कर दिया था। बरतानिया में रूसी सफ़ीर ने भी ट्रंप के उस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया कि ज़ेलेंस्की को इंतख़ाबात कराने चाहिए। उन्होंने BBC के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में कहा, यूक्रेनी सदर की आईनी मुद्दत मई पिछले साल खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बुध के रोज इस बात को मुस्तरद कर दिया कि मॉस्को यूरोप को मुज़ाकरात में शामिल होने से रोक रहा है। उन्होंने कहा, यूक्रेन के मामले में मैंने कभी भी यूरोपीय रहनुमाओं से राब्ता करने से इनकार नहीं किया। Договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона, из Москвы. याद रहे कि जब सदर ट्रंप ने इसी हफ्ते यूक्रेन को जंग शुरू करने का जिम्मेदार ठहराया, तो रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा, किसी मगरबी रहनुमा ने पहले कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कई बार कहा है। इसका मतलब है कि वो हमारी पोजीशन को समझते हैं। इसराइल के शहर तल अबीब के जुनूब में बैतयाम के इलाके में 3 बसों में धमाके हुए हैं, जिसके बारे में इसराइली पुलिस का कहना है कि ये दहशतगर्द हमला था। पुलिस का कहना है कि 2 दीगर बसों में मौजूद आलात फटने में नाकाम रहे। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि पुलिस की बड़ी फोर्स जाए वक़ूए पर मौजूद है और मुश्तबा अफराद की तलाश कर रही है। Suspected terror attack near Tel Aviv today. It's being called the most coordinated and ambitious attack in Israel since October 7th, 2023. 3 devices blew up on 3 buses. 2 additional unexploded devices were found, and authorities are searching for more. Thankfully, no one was hurt, and this does come on the same day Hamas released the bodies of 4 Israeli hostages. इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका खेज आलात की जांच तक वजीर ट्रांसपोर्ट मैरी रेजियो ने मुल्क में तमाम बसों, ट्रेनों और लाइट रेल ट्रेनों को रोकने के अहकामात दिए हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद फुटेजेस में कम अज कम 1 बस को पार्किंग लॉट में आग लगे देखा जा सकता है। पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है।
पुलिस के तर्जुमान आर्या ड्रोन ने कहा कि अफसरान अब भी तल अबीब में मजीद बमों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन ने चैनल 12 को बताया कि हमारी फोर्सेस अब भी इलाके की तलाशी ले रही हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को हर मुश्तबा बैग या चीज से चौकन्ना रहना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि अगर तो दहशतगर्दों ने इन टाइमर्स को गलत वक्त पर सेट किया तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। मुकामी मीडिया के मुताबिक एक आला जो फट नहीं सका उसमें पैगाम दर्ज था कि ये तिलकरम का बदला है। ये मगरबी किनारे में इस्राएली फौज के हालिया ऑपरेशन का हवाला था। बहतियाम में होने वाले वाकयात के जवाब में इस्राएल के वजीर दिफा ने कहा कि उन्होंने फौज को मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीन कैंपों में अपनी कार्रवाइयों को बढ़ाने की हिदायत की है। इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि उन्हें सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के जिला कोयटा में गुज़िश्ता शब तशद्दुद के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। दोनों पुलिस एहलकार कोयटा और हरनाई के इजला के सरहदी इलाके शोबान में वाक़े एक चौकी पर नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में मारे गए हैं। जी, पुलिस के मुताबिक कोयटा के नवाही इलाके शाबान में पुलिस और महकमा जंगलात के नाके पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया है। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में पुलिस के हेड कांस्टेबल शमसुल इस्लाम और कांस्टेबल मोहम्मद रमजान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जबकि कांस्टेबल आसिफ रजा और साहिबजादा मोहम्मद हनीफ जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। वाकई की खबर मिलने पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी जो है जय वकुआ पर पहुंच गई, जिसने इलाके को घेरे में ले लिया और लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने जो है शाबान के पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। बलोचिस्तान पुलिस के एक सीनियर एहलकार ने इन हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि इस इलाके में पुलिस और महकमा जंगलात की एक मुश्तरका चौकी थी, जिस पर गुज़िश्ता शब 5 से 6 के करीब मुसल्लह अफराद ने हमला किया। उनका यह भी कहना था कि हमले के नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत के अलावा एक एहलकार जख्मी भी हुआ है। पुलिस एहलकारों की लाशों को पोस्टमार्टम जबकि जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए सिविल हस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि शोबान कोयटा शहर के मशरक में एक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। पंजाब के ज़िला शेखुपुरा के थाना फैक्ट्री एरिया में 12 दिसंबर सन 2024 को एक एफआईआर दर्ज करने वाले एएसआई मोहम्मद अफजल और इस मुकदमा के मुद्दई रहमत अली दोनों ही इस बात से नावाकिफ थे कि जिस शख्स के कत्ल की एफआईआर काटी गई वो कौन था। इस मुहिम और एफआईआर का आगाज सर्दियों की उस सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब इसी थाने से करीब 10 किलोमीटर दूर खानपुर से हुआ था, जब रहमत अली को बाजार में अचानक एक लाश नजर आई, जिसे देखकर वो और उनके साथ मौजूद इस्माइल और गुलाम अब्बास चौंक गए। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था, क्योंकि उस लाश की गर्दन नहीं थी। सरकटी लाश के जिस्म पर नीलगू निशान मौजूद थे। केस पुरअसरार था और तफ्तीशी टीम के लिए इस कत्ल का सुराग लगाना नामुमकिन था। फिर पुलिस को एक ऐसी पहली कड़ी मिली जिसकी मदद से वो पहले मकतूल की शिनाख्त करने में कामयाब हुए और मुबैना मुल्ज़मान के घर तक भी पहुंच गए। दोनों के घर का पता एक ही था। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की वारदात में जिस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया वो मकतूल का सगा भाई था। पुलिस ने मकतूल के एक और भाई और बहन को भी हिरासत में ले लिया है। 3 दिन कबल यानी 18 फरवरी को जब पुलिस ने एक तवील तफ्तीश का अमल मुकम्मल करने के बाद तीनों मुल्जमान को अदालत में पेश किया तो एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह सोहल के सामने वकील सफाई राय इशफाक खरल ने दावा किया कि 3 में से 2 मुल्जमान बेकसूर हैं और उन्हें नाजायज तौर पर इस केस में मुलव्वस किया गया है। ताहम अदालत ने मुल्जमान को जुडिशल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा भिजवाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। डेल्टा एयरलाइन ने ऐलान किया है कि वो कनाडा के शहर टोरंटो में हादसाती लैंडिंग करने वाली अपनी परवाज में सवार तमाम मुसाफिरों को $30,000 देगा। इस प्रवाज में 76 मुसाफिर और एयरलाइंस के अमले के 4 अफराद सवार थे और ये अमेरिका से कनाडा के शहर टोरंटो जा रही थी। पीर को टोरंटो में हादसाती लैंडिंग करने वाले इस तैयारे के मुसाफिरों ने मौत को बहुत करीब से देखा था।
जब डेल्टा एयरलाइन की प्रवास रनवे पर उतरी तो उसमें आग भड़क उठी। ये त्यारा ड्रामाई अंदाज में उलट गया और नतीजतन त्यारे के दुम और पर टूट फूट गए। इस त्यारे पर सीट बेल्ट पहने 80 लोग सवार थे जो त्यारा उलटने पर इसमें फंस गए थे, मगर वो बाहर निकलने के लिए सामान हटाते हुए बर्फ में ढके रनवे तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। इस वाकये में किसी हलाकत की इतला सामने नहीं आई, जबकि इस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि आखिर त्यारा लैंड करते हुए कैसे उलट गया। हवाबाजी के माहिरीन की राय है कि सख्त मौसमी हालात इसकी एक वजह हो सकते हैं, या फिर ये भी मुमकिन है कि त्यारा किसी चीज से टकराया होगा। उनका ये भी ख्याल है कि त्यारे के हिफाजती इकदामात इस कदर उम्दा थे कि हादसे के बावजूद लोगों की जानें बच गईं। सामिन, हमने अक्सर ये तो सुन रखा है कि प्लास्टिक की खाली बोतलें जमा करने, अपने इलाके की सफाई करने या पानी ज़ाया करने वाले की इतला देने वालों को हुकूमती या रियासती इंतजामिया की जानिब से नकद इनाम का ऐलान किया गया हो, मगर शायद ऐसा पहली मर्तबा सुनने और पढ़ने को मिल रहा है कि किसी शहर की इंतजामिया अपने लोगों को मच्छर मारने पर इनाम देने जा रही है। मगर ऐसा हो कहाँ और क्यों रहा है? तो जनाब, ऐसा फिलिपाइन के सबसे गुंजान आबाद शहरी मराकज में से एक में होने जा रहा है, जहां हुकाम डेंगू के फैलाव को रोकने की कोशिश में हैं। ताहम जब इंतजामिया से कुछ और नहीं बन पाया तो उन्होंने मच्छर मारने पर नकद इनाम देने का फैसला किया है। 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang nakakuha ko ng 9 pesos sa 45 pieces na kiti-kiti ang nakuha ko। लेकिन इसके लिए भी कुछ कवायद व ज़वाबत हैं। हर किसी को ही इनाम नहीं मिलेगा। इस इनाम को हासिल करने के लिए इंतज़ामिया को शवाहिद भी फराहम करना पड़ेंगे। फिलिपाइन के वस्ती शहर मनीला में बारंगे एडिशन हिल्स के गांव के सरबराह कार्लेटो सरनल ने हर उस फर्द को 1 पैसू यानी $2 से कुछ कम इनाम देने का ऐलान किया है जो 5 मच्छर मार कर उनकी डेड बॉडीज या उन्हें जिंदा हालत में इंतजामिया की खिदमत में पेश करेगा। अगरचे इस इनाम की खबर को सुनने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन गांव के सरबराह ने अपने इस फैसले का दिफा किया है और उनका कहना है कि अपने लोगों की सेहत और हालात को काबू में रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। वाज़ेह रहे कि कार्लेटो सरनल ने ये इकदाम फिलिपाइन में मच्छरों की वजह से फैलने वाले मर्ज डेंगू के केसेस में हालिया इजाफे के बाद उठाया है। अब तक मजमूई तौर पर 21 अफराद ने इनाम का दावा किया है, जिससे अब तक मजमूई तौर पर 700 मच्छर और लार्वा सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने लिखा कि अगर मच्छर का सिर्फ एक पर हो तो क्या उसे मुस्तरद कर दिया जाएगा? फिलिपाइन के महकमा सेहत DOH ने ZBC को बताया कि वो डेंगू से लड़ने और इसके खात्मे के लिए मुकामी हुकूमती ओहदेदारों के नेक इरादों को सराहते हैं। Yung amin pong programa ay may piso sa mosquito, pero hindi po literal na bawat isang mosquito ay piso, malulugi po ang barangay. At least 5 pieces of patay man o buhay, kiti-kiti, kapalit po nun ay piso, 5 piraso। बरतानिया में अक्सर मस्जिदें सिर्फ मजहबी ही नहीं बल्कि एक समाजी फरीजा भी अंजाम देती हैं। एक ऐसी ही जगह जहां आप सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ही नहीं जाते, बल्कि एक ऐसी जगह जहां आपको बिरादरी और कम्युनिटी का एहसास मिलता है और जहां आप जिस्मानी और जहनी सेहत से मुतल्लिक मदद हासिल करते हैं। हमारी साथी आलिया नाज़की लंदन की एक ऐसी ही मस्जिद गईं और सुनिए उन्होंने वहां क्या देखा। आप आखिरी बार मस्जिद कब गए थे जुमे की नमाज पढ़ने? आप आखिरी बार मस्जिद कब गए थे जुमे की नमाज पढ़ने? या शायद आप बाकायदगी से फजर और इशा के लिए जाते हो। अभी नमाज का वक्त तो नहीं है, पर मैं भी बस मस्जिद की तरफ ही निकल रही हूँ। एक सेशन अटेंड करने जा रही हूँ मेनोपॉज पर। चलें? इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हम मस्जिद अक्सर सिर्फ नमाज पढ़ने ही जाते हैं, साथ साथ कुछ मस्जिदों में मदरसे भी होते हैं, यानी मस्जिदें एक एक्सक्लूसिवली रिलीजियस या मजहबी फरीजा अंजाम देती हैं। लेकिन यहाँ बरतानिया में ज़्यादातर मस्जिदें इसके अलावा और भी बहुत कुछ करती हैं। रीजेंट्स पार्क की सेंट्रल मॉस्क या ईस्ट लंदन मॉस्क जैसी लंदन की बड़ी बड़ी मस्जिदें ही नहीं बल्कि गलियों महल्लों की लोकल कम्युनिटी मस्जिदें भी, जैसे कि लंदन के मशरिकी मज़ाफ़ात में कायम ये मस्जिद, जहां मेनोपॉज पर ऑर्गेनाइज होने वाला ये 3रा सेशन है जो डॉक्टर सुबूही ने ऑर्गेनाइज किया है।
تو میں نے سوچا کہ کہیں عورتوں کو انوائٹ کریں. اب مسجد کا تو پہلے سچ بتاؤ تو نہیں تھا آئیڈیا. میں نے کہا مسجد میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, مگر پھر میں نے سوچا کہ دیکھو میرا انٹینشن کیا ہے. عورتوں کو میں چاہتی تھی ایک سیف جگہ دوں جہاں وہ اپنا شیئر کر سکیں. سو آئی تھاٹ چلو let's try do the masjid, and I asked permission from the trustees, and mashallah they've always been really supportive. یہ ایک لوکل کمیونٹی مسجد ہے اور یہاں آپ ظاہر نماز پڑھنے کے لیے عربی اور قرآن کی تعلیم کے لیے تو آ ہی سکتے ہیں. ساتھ ہی اگر آپ چاہیں تو یہاں سے آرگنائز ہونے والے ہائیکس, بائکنگ گروپ, فٹ بال اور ٹیبل ٹینس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دن میں گھر میں اکیلے ہیں اور تنہا محسوس کر رہے ہیں تو ہفتے میں ایک دن آپ یہاں چائے اینڈ چیٹ کے لیے بھی آ سکتے ہیں. تو کووڈ کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ بہت ہی اسٹرگل کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کوئی ایسی کوئی چیز نہ کی جائے کہ بزرگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. تو ان کے لیے ایک سوشل انوائرمنٹ بنائی جائے جس میں وہ جا کے اپنے اہم عمر کے ساتھ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھیں, بات چیت کریں, اپنی پرانی چیزوں کو یاد کریں, گیمیں کھیلیں. تو الحمدللہ میں نے یہ پہلے گروپ شروع کیا 3 سال پہلے. 60 to 80 آدمی ادھر آنے لگے اور اکثریت وہ تھی لیڈیز کی تھی اکثریت, اور الحمدللہ آتی تھی اتنی خوش ہوتی تھی. میں جب سے یہ کھلا فرسٹ سیشن سے میں آ رہی ہوں. میں یہاں سے 10 میل دور رہتی ہوں, لیکن میں آتی ہوں کیونکہ مینٹلی میرے لیے اچھا ہے, اچھی دوست بن گئی ہے میری. جب سے میری بیگم گئی ہیں میں ایک کمرے میں اکیلا رہتا تھا اور میں سائیکل ہو گیا تھا. وہ بہت پیاری تھی. لیے جب سے میں آیا ہوں سب بردر اینڈ سسٹر الحمدللہ ویری 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 نائس. چائے کی چائے, چیٹ کی چیٹ اور ورک آؤٹ کا ورک آؤٹ, سب آپ کی لوکل مسجد میں. Let's go, you can do it with the carpet. ورنہ دیس جگہ. Remember, engage your toes. Yeah, lift, good, very good. Start کیا تب سے لے کے اب تک ماشاءاللہ بہت پروگریس ہے. جو دوست ہمارے پین کلرز پہ تھے وہ ان سے ہٹ گئے ہیں. جن کو نماز پڑھتے ہوئے پرابلم آ رہی تھی ماشاءاللہ سے وہ دے کین موو اراؤنڈ, ان کی بیک اچھی ہو گئی ہیں, کاوز تگڑے ہو گئے ہیں, دے واکنگ مور ایفیشینٹلی. تو ایک مسجد میں اس طرح کی چیزیں آرگنائز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہوتی ہے کہ اوبیسلی 5 وقت نمازیں, تراویح, رمضان کی انتظام, عید کی نماز, وہ تو مسجد سب کرتے ہیں, پر ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ وائڈر کمیونٹی کے لیے ہیلپ کریں. زیادہ کمیونٹی ہے اپنی مسلمان کی کمیونٹی, جو اور بھی کمیونٹی ہے مسجد کی آئیں, سمجھے مسجد میں کیا ہوتا ہے, مسجد کیا کرتی ہے. سو کوہیژن ہو جاتی ہے کمیونٹی کی, مسجد پھر لوگ زیادہ آتے ہیں. کمیونٹی کی ضروریات کو کمیونٹی کے اندر جو صلاحیات موجود ہیں ان کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر سبوہی جو ایک ڈاکٹر ہیں اور فری میں مسجد کے لیے کاؤنسلنگ بھی آفر کرتی ہیں. At the moment very basic support, telephone support ہے ابھی, and then if کسی کو ضرورت ہے, کسی کو difficulty ہو رہی ہے, mainly emotional support. So we invite them to come and speak to us. It's a very confidential service, and we hope to again bring our faith to help the people and support them, because again for counselling services that are provided by secular organizations, they don't address the faith aspect, and ہمارے لیے بہت important ہے اس کو, تو we can't divorce from that. یعنی ایک مسجد صرف آپ کی مذہبی نہیں بلکہ آپ کی سماجی اور کمیونٹی لائف کا بھی ایک اہم اور قیمتی حصہ ہے. برطانیہ میں مسجد قائم کرنے کے لیے اکثر ایک چیریٹیبل ٹرسٹ بنایا جاتا ہے, اور اگر مسجد کی آمدن 5,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو تو اسے خود کو بطور چیریٹی رجسٹر کرنا ہوتا ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں مقامی مسلم کمیونٹیز کو جو اکثر اپنے آبائی علاقوں سے دور یہاں لنڈن میں بیسڈ ہیں انہیں کنیکشن اور کمیونٹی کا ایک احساس ملتا ہے. اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے آبائی معاشروں سے دور رہنے والوں کے پاس وہ آرگینک کنیکشنز نہیں ہوتے جو اپنے ممالک میں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں, اور اس طرح کی جو لوکل مسجدیں ہوتی ہیں وہ اسی خلا کو پورا کرنے کا کام کرتی ہیں. سامعین, جب 88 سالہ سائر دیوی میں سروائیکل کینسر کی تشخیص ہوئی تو انہوں نے 3 ہفتے علاج نہ کروانے کا فیصلہ کیا, بلکہ اس کی بجائے انہوں نے بھوکے پیاسے رہ کر موت کو گلے لگانے کا راستہ اختیار کیا.
उनके नवासे पुरने मोदी के मुताबिक उनकी बायोप्सी रिपोर्ट 25 जून को आई, जिसमें पता चला कि कैंसर फैल रहा है। 13 जुलाई 2024 को उन्होंने इबादत की और सूप पिया। अगले दिन उन्होंने हमें फोन करके बताया कि वो संतरा करने का इरादा रखती हैं। संतरा, जिसे सुली खियाना भी कहा जाता है, जैन मत के कुछ पैरोकारों की तरफ से अपनाया जाने वाला वो अमल है जिसमें खाना पीना तर्क करके मौत को कबूल किया जाता है। ये प्रथा है संतारा या संगलेखना की, जिसका मतलब है मौत को स्वीकार करके धीरे धीरे अपने शरीर को त्याग देना। जब कोई बड़ी उम्र का जैन अपने जीवन के आखिरी क्षणों में होता है, या कोई किसी जानलेवा बीमारी का शिकार होता है, या कोई इंसान ये महसूस करता है कि उनके जीवन का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है, तब वो संतारा का रास्ता चुनते हैं। इस प्रथा में वो धीरे धीरे अपना खाना कम करते जाते हैं और आखिर में सिर्फ पानी तक सीमित रहते हैं और फिर उसे भी त्याग देते हैं। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल तकरीबन 200 से 500 जैन अफराद इस तरीके से मरने का फैसला करते हैं। कुछ लोग इसे खुदकुशी करार देकर इसकी मुखालफत भी करते हैं और इस पर पाबंदी के लिए एक दरखास्त इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात भी है। जैन मत कम से कम 2500 साल पुराना मजहब है, जिसकी बुनियाद अदम तशद्दुद पर है। इस मजहब में किसी खुदा का तसव्वुर नहीं, लेकिन जैन मानते हैं कि रूह खालिस, मुस्तकिल, इनफरादी और हर चीज़ का इल्म रखती है। तकरीबन तमाम जैन सब्जी खोर होते हैं और उनके मजहब में दुनियावी ऐशो आराम को तर्क करने और अखलाकी इक़दार पर जोर दिया जाता है। इंडिया में जैन बिरादरी की तादाद तकरीबन 50 लाख है। ये लोग आम तौर पर आला तालीम याफ्ता और माली तौर पर खुशहाल समझे जाते हैं। अमेरिका के पियो रिसर्च सेंटर के मुताबिक इंडिया में जैन बिरादरी के तकरीबन 33% बालिग अफराद के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जबकि इंडिया की मजमूई आबादी में ये शरह सिर्फ 9% है। जैन मजहबी पेशवाओं यानी गुरुओं को इंडियन मुआशरे में इज्जत व एहतराम हासिल होता है। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी एक मारूफ जैन गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की वफात पर दुख का इजहार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें मुल्क के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया था। ये अजीम गुरु 77 साल की उम्र में 3 दिन के फाके के बाद दुनिया से रुखसत हुए थे। उनके जनाजे में हजारों अफराद शरीक हुए। जैन मत के मानने वालों का कहना है कि फाके के जरिए जिंदगी खत्म करने के इस अमल का मुवाजना रहम की बुनियाद पर कत्ल यानी मिर्सी किलिंग या मदद याफ्ता खुदकुशी यानी ऐसी खुदकुशी जिसमें मरने के लिए मदद की जाती है, इन दोनों से नहीं किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो डेनोर के जैन मत के माहिर असिस्टेंट प्रोफेसर स्टीवन एम वोज ने जीबीसी को बताया कि संतरा मदद याफ्ता खुदकुशी से इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें किसी डॉक्टर की मदद शामिल नहीं होती और न ही कोई ऐसा जहरीला मादा खाया या इंजेक्ट किया जाता है जो जानलेवा हो। प्रोफेसर स्टीवन के मुताबिक ये अमल जिस्म को छोड़ने या जिस्म को खुद ख़त्म होने देने का तस्वुर पेश करता है। इसके तारीखी शवाहिद 6वीं सदी में भी मिलते हैं। फाके के दौरान बनाई गई वीडियोस में साहिर देवी सफ़ेद साड़ी में मलबूस नजर आती हैं, जबकि एक चकोर कपड़ा उनके मुंह को ढांपे हुए है। अपने अमाल, रूह, जन्मों का सफ़र और निजाहत का अकीदा, ये सब संतरा के बुनियादी उसूल हैं। उनके नवासे पुरने मोदी याद करते हैं कि वो आखिर तक पुरसुकून और होश में थीं और बातचीत भी कर रही थीं। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.